हेलो गाइस, हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड फ्रॉम क्लास 10 और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम सीखेंगे इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, एक एक को चुन चुन के सारे देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ गाइस, अटेंडेंस लगाने के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कंबशन, द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है, इट इज कंबशन। तो कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्न करना। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करने को हम लोग कंबशन कहते हैं। तो यहां पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, द बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। जब कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करते हो इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा आपको? एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर, हीट एंड लाइट। ये चार चीजें आपको मिलेगी। हो सकता है एक आध कम मिले, लेकिन चार से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देन इट इज कॉल्ड एज कंबशन। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास है कार्बन, जिसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो। आपको क्या मिलेगा फिर? CO2, हीट, ठीक है, आपको मिलेगा CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो कार्बन को जब हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें तीन चीजें मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। वाटर नहीं मिला है। आगे का रिएक्शन देखते हैं। चलो एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करके देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए CH4 ले लिया हमने। CH4 मतलब क्या है? मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा गाइस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो चारों चीजें मिल गई। तो देखो, प्रोडक्ट तो ये नहीं चार में से कुछ रहने वाला है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक अल्कोहल वाला कंपाउंड ले लेते हैं। अल्कोहल वाले कंपाउंड के लिए हमने लिया CH3 CH2OL। दिस इज इथेनॉल। ठीक है गाइस, तो इथेनॉल को जब हम लोग 3 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या मिलने वाला है, 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस लाइट। दैट मीन्स कि हमें मिलता क्या है एट द एंड? ये चार चीजें ही मिलती है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि ये 2 3 2 3 ये सब क्यों लिखा है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखा है? आप में से कितनों के घर पे ये वाली चीज है? अच्छा, ये क्या है? एक तो ओवन है और एक सिलेंडर है। ठीक है, गैस चूल्हा। अब इस गैस चूल्हे की एक खास बात है जो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, प्रोपेन C3H8। ठीक है, प्रोपेन जो कि एक अल्केन है, C3H8 जो कि एक सैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये भी याद रखना। इज वन ऑफ द कंबस्टाइल कंपोनेंट ऑफ LPG, लिक्विड जो होगा इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है गाइस, तो ये एक कंबस्टाइल कंपोनेंट है LPG के अंदर। उसे ब्यूटेन भी होता है, मगर ये भी है कंबस्टाइल, ज्यादा प्रोपेन होता है। तो गाइस, ये आपका जो गैस चूल्हा है, ये कभी कभी ब्लू सा फ्लेम आता है इसमें, और कभी कभी लाइट येलो फ्लेम भी आता है। तो क्या आपको पता है कि ये ब्लू फ्लेम और लाइट येलो फ्लेम के पीछे का रीजन क्या है? क्या आप जानते हो? अगर आप नहीं जानते हो तो आज यहां पे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो जो ये प्रोपेन है, मैं रिएक्शन से आपको बताता हूं पहले। ये प्रोपेन जब आप बर्न करोगे इसको, तो आसपास सब बंद करके थोड़ी बर्न करोगे, ऑक्सीजन वगैरह तो रहेगा ना। तो जब ये प्रोपेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो वही रिएक्शन होगा जो हम तब से देखते आ रहे थे। हमने 3 एग्जांपल देखा। हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, हीट प्लस लाइट भी मिलेगा। लाइट यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हीट प्लस लाइट भी मिलेगा आपको। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इस बर्नर का एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि कभी कभी ब्लू फ्लेम तो कभी येलो फ्लेम क्यों मिलता है। ठीक है गाइस, तो अब ये जो बर्नर है, जो आपको ये बर्नर दिख रहा होगा, ये बर्नर में अभी आपको येलो फ्लेम दिख रहा है। अगर येलो फ्लेम है, दैट मीन्स कि यहां पे क्या हो रहा है गाइस? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कि जितना ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए था ना बर्न होने के लिए, उतना उसको नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन, और इसी के कारण आपको येलो फ्लेम मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ब्लू फ्लेम मिल रहा है इस बर्नर में, और आप देख रहे हो कि नीचे इसको घुमा घुमा के
इसका ऑक्सीजन को सप्लाई को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट कंबशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसके कारण ब्लू फ्लेम आपको मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम के पीछे राज बस इतना ही है, अबाउट क्या? ऑक्सीजन सप्लाई। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइज। ये एक मोमबत्ती है, ठीक है। अगर इसको मैं कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करूंगा, ठीक है, तो ये भी येलो फ्लेम दे रहा है। लेकिन अगर इसमें भी अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे दूं मैं, तो ये ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है, मानते हो आप? अब सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कंपाउंड्स कम होते हैं एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में बॉन्ड बढ़ते हैं और साथ में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी, कार्बन भी बढ़ जाते हैं, कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं अल्केन की, जो कि क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर इसको बर्न कर रहे हो, तो ये आपको येलो फ्लेम देगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दोगे तो ये भी ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं एक अल्कीन या फिर अल्काइन की, जो कि क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी अगर आप लिमिटेड इसमें बर्न करोगे तो कार्बन ज्यादा होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो कुछ रिमेन्स ऑफ कार्बन रह जाएंगे ये बर्न होने के बाद भी। तो आपको एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर आप दोगे तो ठीक है, ठीक है। बस इतना ही समझाना था। समझने वाली बात ये थी कि सैचुरेटेड में कम कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं और अनसैचुरेटेड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं अगर एक्सेस और कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। पीछे हमने पढ़ा था अबाउट कंबशन, कार्बन कंपाउंड अंडरगो कंबशन, पीछे पढ़ा था हमने, टू गिव CO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हीट और लाइट, ये सब चीजें देती है। कंबशन में एक्चुअली हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे, मतलब एक्चुअली हम वहां पे भी ऑक्सीडेशन ही कर रहे थे। आर यू गेटिंग इट? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Substances that give oxygen to other substance are called as oxidant और oxidizing agent। एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइज जरूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा प्योर ऑक्सीजन ही लाके दें। कभी कभी एक कंपाउंड भी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब नहीं समझा? मैं आपको समझाता हूं। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? एक कोई तो कंपाउंड का नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइकार्बोनेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग, कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मींस कि कभी कभी जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम मतलब ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं दे सकते, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो हम ये कंपाउंड को यूज करते हैं इन रिएक्शन। तो ये कंपाउंड क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो एक बात और, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अफेक्ट सर्टेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड। पहले ये समझते हैं कि जब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाए। एग्जांपल से समझोगे? ठीक, देखो अगर आपके मान लो आपके पास है कि इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एक अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल का है, ठीक है। एक इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन आप करोगे यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ये एक इथेनोइक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब फंक्शनल ग्रुप गॉट अफेक्टेड, फंक्शनल ग्रुप को क्या हुआ? उस पर असर पड़ा है। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के करते हैं। CH3CH2OH, क्या है ये? इथेनॉल है, 2 कार्बन है मतलब इथेन, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है OH से, मतलब कि OL से रिप्लेस होगा इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? अगर आपने नहीं देखा नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो तो ओए पब्लिक ऊपर आई बटन में है, जाके देख लो। चलो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हीट दे रहे हैं। वो लाल जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसका मतलब है हीट, ऐसा डब्बे में ऐसा O दिखा है मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। क्यों सप्लाई हो रहा है? अल्कलाइन KMnO4 यूज किया है, मतलब
पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया। ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और आपको मिल रहा है CH3COOH, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, नहीं, ऑक्सीजन ऐड हो गया है यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन कहां से आया, इसमें हमने डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई किया, प्लस O2 O3 O4 कुछ लिखा है क्या, नहीं, हमने अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया है ऑक्सीजन देने के लिए, तो इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऐड ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। क्लियर, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन समझा गया तुम लोगों को। मुद्दा यहां पे ये समझाना था ऑक्सीडेशन कंबशन के बाद लेकर के कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और उसके कारण फंक्शनल ग्रुप पे भी अफेक्ट हो सकता है। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन है बच्चों वो है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब तो आपको पता ही है ना, दो चीजें जुड़ती हैं तो वही रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। ये रहा डेफिनेशन। When a carbon compound combines with, जब एक कार्बन कंपाउंड कंबाइन होगा another compound to form a product that contain the atom in both the reactant is called as addition reaction। मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा और जो प्रोडक्ट होगा उसमें दोनों भी रिएक्टेंट के एटम्स प्रेजेंट होंगे। आपको पता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिमिलरली एडिशन रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी, ठीक है, समझ गए क्या आप, नहीं समझे मैं समझाता हूं। कभी कभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन के थ्रू जाता है सैचुरेटेड बनने के लिए। क्यों, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, दो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन घटते जाता है, राइट, तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा। अच्छा एग्जांपल से समझोगे आप, ठीक है। वी यूज कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लेटिनियम, लेकिन ये करने के लिए एडिशन रिएक्शन के लिए एक चीज मस्ट है कि हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा लाइक निकल और प्लेटिनियम, ठीक है। अब एक बात और, एडिशन रिएक्शन का यूज इसलिए भी किया जाता है पता करने के लिए कि एक कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स को पता करने के लिए भी एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये एक इथीन है, क्लियर, ये एक इथीन है, क्यों, क्योंकि दो कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है, तो ये एक इथीन है। ये इथीन को जब हम लोग निकल के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है, निकल क्या है, एक कैटलिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के लिए, तो ये दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अभी देखो ना, डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और जो डबल बॉन्ड टूटने के दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन्होंने दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, मतलब एडिशन हो गया उनका, और हमको जो मिला वो है इथेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, हमें जो मिला वो इथेन है, मतलब एक अनसैचुरेटेड से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकाल लिया, और दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इथीन और इथेन के बीच में अभी जो हुआ है उसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कहता है उसको, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब कि यहाँ पे कैटलिस्ट के कारण हाइड्रोजन ऐड हुआ है, समझ रहे हो ना, कैटलिस्ट के कारण हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल ऑयल आपके घर पे होगा, आप लोगों के घर पे वेजिटेबल ऑयल यूज होता होगा ना, मस्टर्ड ऑयल, मतलब क्या बोलते हैं, सरसों का तेल, सेंगदाने का तेल, सनफ्लावर का तेल, कोई भी ऐसा तेल यूज होता होगा आप लोगों के घर में, तो एक वेजिटेबल ऑयल है। और आपके घर में वनस्पति घी भी हो सकता है, ठीक है, घी भी हो सकता है आपके घर में, ठीक है, वनस्पति घी पर्टिकुलरली। देखो अब दोनों में फर्क क्या है, एक के अंदर, अच्छा मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन करके समझाता हूं तुमको, ठीक है। लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कि इसके अंदर लंबा चेन रहेगा, लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बोले तो जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे अल्कीन या फिर अल्काइन, क्लियर। लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वनस्पति घी की बात करते हैं। लॉन्ग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें सैचुरेटेड होगा, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दैट मींस कि अल्केन वाला, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल जब टेम्परेचर जैसे अभी है
आपने एसी या फ्रिज या कहीं नहीं रखा या फिर गर्म नहीं कर रहे हो, तो ये लिक्विड रहेगा। कैसा रहेगा गाइस? ये लिक्विड रहेगा एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो ये घी है, वनस्पति घी, ये सॉलिड रहेगा एट रूम टेम्परेचर। ये कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। आपको पता ही होगा ये, राइट? हमें फिगर में भी दिख रहा है। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, रूम टेम्परेचर में अगर लिक्विड है तो ये गुड फॉर हेल्थ है। कैसे, मैं समझाऊंगा। और अगर रूम टेम्परेचर पे अगर ये सॉलिड है तो ये बैड फॉर हेल्थ है। समझाता हूं कैसे। मान लो कि आपके बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, तो ये आर्टरीज में अगर लिक्विड है तो आसानी से लुब्रिकेशन के कारण पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, तो हो सकता है कि आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर दे, आपके खून की नलियों में जाए और सॉलिड के कारण जाम कर दे, ब्लॉक कर दे, ब्लॉक। समझ रहे हो ना? तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ एंड वनस्पति घी इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हार्मफुल फॉर हेल्थ मतलब कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने हुए फैट्स या फिर कुछ भी होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए तो एडवर्टाइज आता है सफोला गुड फॉर हेल्थ। चलेगा, आगे बढ़े। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज का आखिरी रिएक्शन, आज का आखिरी टॉपिक, इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन वाला पार्ट। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखने वाले हैं इस लेक्चर के बाद आने वाले लेक्चर में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कोई एक तो किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखो, अ रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, एक रिएक्शन जिसमें एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम किसी और की जगह को ले लेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एग्जांपल से समझोगे ना आप लोग? ठीक है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव होता है। एग्जांपल से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा ना गाइस, वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, आप नीचे देखो ना, ब्लैक में मैंने सब कुछ लिखा, दिख रहा है आपको ब्लैक में? अच्छा, दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पहली बात। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भी एक रीजन है लेस रिएक्टिव होने के। अब ये क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, और दूसरा कि इनका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कंप्लीट होता है। दैट मींस कि इनके आसपास कार्बन के पास हम लोग 4 हाइड्रोजन हम क्यों लगाते थे? क्योंकि कार्बन C+ और C-, मतलब कार्बन का C-4 और +4, जो हम लोगों ने आयोनिक रिएक्शन नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि कार्बन वर्सेटाइल क्यों है। तो वो सारे रीजन के कारण इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन पूरा कर देता है हाइड्रोकार्बन अल्केन में, तो ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। Hence remain inert in presence of most of the reagent। तो इसी कारण से कार्बन बहुत सारे रिएजेंट्स के रिएक्टेंट होता है और एक रिएजेंट जो उस पर अटैक करता है, इनके आसपास आने के कारण उनके प्रेजेंस में कैसा रहता है? इनर्ट रहता है, शांत स्वभाव, किसी से कुछ लेना देना नहीं। बट अगर क्लोरीन आए, हाइड्रोकार्बन के पास अगर क्लोरीन आए, मतलब हेलोजन के फैमिली का कोई आए, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा देखते हैं। तो देखो, CH4 एक मीथेन है जो कि एक अल्केन है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Cl2, Cl मतलब Cl2 का इस्तेमाल किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्लोरीन है जो कि एक हेलोजन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मानते हो आप लोग क्या किया है? फैला दिया है खाली, ठीक है। यहां पे इधर जो CH4 में से जो एक हाइड्रोजन है उस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन उधर चला जाएगा। नहीं समझे? ये हाइड्रोजन इधर गया, ठीक है, और क्लोरीन उधर आया। मतलब आपको क्या मिला बताता हूं। इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो पीछे आपको ये मिला है ना, ये देखो, ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन उधर गया, क्लोरीन इधर आया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वो उधर के एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर इधर HCl बना रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो गाइज, यहां पे जो ये CH3Cl मिथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन है, इसको हम क्लोरीन के साथ आगे और रिएक्ट करते जाएंगे, मतलब इसका क्लोरीनेशन करेंगे। तो देखो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, विच गिव्स 4 प्रोडक्ट। ये आपको क्या देता है? 4 प्रोडक्ट्स देता है। अब ये 4 प्रोडक्ट्स कौन से होंगे?
ये 4 प्रोडक्ट्स देखते हैं हम। तो गाइज CH3Cl वापस नीचे आया, ठीक है, मतलब क्लोरीनेशन हो रहा है, बार बार क्लोरीन ऐड हो रहा है। जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक क्लोरीन ऐड होता रहेगा, वो वही चेंजिंग। अभी CH3Cl, इसमें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फिर से देखो यहाँ पे 3 कार्बन है ना, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को वापस रिप्लेस करेगा तो आपको मिलेगा CH2, CH3 का CH2 हो गया, एक क्लोरीन था Cl था, इधर 2 क्लोरीन हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, तो 2 क्लोरीन ऐड हो गया और HCl निकल गया। सिमिलरली गाइज अब ये CH2Cl2 है ना, ये CH2Cl2 इधर आया, फिर से नए क्लोरीन ऐड हुए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ऐड हुए और आपको मिला CH एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एक और क्लोरीन से, मतलब हाइड्रोजन घट रहा है। ऊपर से देखो ना, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ऐसा देखो रेड वाले रेक्टेंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन घट रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है गाइस, हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन। अभी एक हाइड्रोजन और बाकी है, तब तक होगा जब तक सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता, तो एक हाइड्रोजन और बाकी है, तो ये एक हाइड्रोजन आया वहां पे CHCl3, क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और CCl4HCl। अब एक भी हाइड्रोजन बाकी नहीं है, 4 क्लोरीन आ गया, मतलब कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, क्लोरीन पूरी कर रहा है। क्या कर सकता है, बॉन्ड वॉन्ड सोच के देखो ना, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, ऐसा करके सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, कर सकता है। तो CCl4 ये बन गया, क्लियर, और HCl बाहर चला गया। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लिया है गाइस। उम्मीद करता हूं कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो कार्बन कंपाउंड क्लास 10 से लेक्चर नंबर 5 यहां पे समाप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, 4 के 4 केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया है। अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, फिर टाटा।